नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब कोई बगीचे में जाता है और घास पर नंगे पैर घूमते रहता है तो हो सकता है कुछ उसको रैश हो जाए या फोड़े फुंसी हो जाए। तो ये एलर्जी के कारण ही हुआ होगा। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कभी कोई नॉन वेज डिश खा लेते हैं या कुछ टाइप का डिश बाहर खाते हैं तो उसके कारण भी बॉडी में रैशेस आने के चांसेस है। इसको हम कहेंगे ये एलर्जी हुआ है। इसको ना वो एलर्जी है क्या, ये आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से उनको एलर्जी रहती है, वो पार्टी ज्वाइन ही नहीं करना चाहते। लेकिन वो एक सोशल मैसेज हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल ही लिहाज से, एलर्जी क्या है, एलर्जी का उपाय उपचार क्या है, क्या वो क्यूरेबल है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। और इसके लिए आज हमने यहाँ पर बुलाया है स्वास्थ्य हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रीतम दांडे, जो आज हमें समझाएंगे कि एलर्जी क्या चीज़ है। सबसे पहले आपका स्वागत सर है नमस्कार। सर। हाँ जी। एलर्जी क्या होता है, क्या एग्जैक्टली? जैसे आपने जो डिस्क्राइब किया हाँ है ना, एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो एलर्जी हम जिसे बोल रहे हैं। हाँ बहुत ही नोन फैक्ट है कि एलर्जी है ना किसी चीज़ को अपन मतलब नॉर्मल चीज़ है बट जिससे हमें रिएक्शन। रिएक्शन हो रहा है या हम उसको रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ एलर्जी। जैसे मैं बोलना चाहूँगा कि एलर्जी एक अराउंड जो अपन नॉर्मल जो मतलब मेडिकल लाइन में जो एलर्जी बोल रहे हैं उस बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि पीपल पॉलिटिकल। जो पॉलिटिकल हो गया या लोगों की एलर्जी, दैट इज़ वेरी डिफरेंट है ना, वो हाँ तो साइकोलॉजिकल पार्ट है। हाँ जो मेडिकल लाइन ऑफ एलर्जी जो मैं नॉर्मल इसमें बोलूँगा कि एलर्जी एक ऐसा रिएक्शन बॉडी प्रोड्यूस करती है जो नॉन मतलब हार्मलेस पदार्थ होते हैं या सब्सटेंस होते हैं जो नॉर्मली जो पॉपुलेशन में उनको रिएक्शंस नहीं फील होते लोगों को। ऐसा काइंड ऑफ एलर्जन जिसको बॉडी रिएक्ट कर रही है, ऐसे सब्सटेंस जिसको बॉडी रिएक्ट कर रही है या जो बाकी लोगों को उससे कोई भी हार्म या फिर या उसका कुछ उनको कुछ मतलब उससे हार्म हो रहा है या फिर उनको कुछ फ़र्क पड़ रहा है, ऐसा जो नॉर्मल चीज़ जिससे फ़र्क नहीं पड़ता है बट कुछ लोगों को उनसे फ़र्क पड़ता है, दैट इज़ काइंड ऑफ एलर्जी। तो एलर्जी में अभी मैं बोलना चाहूँगा कि एलर्जी अराउंड 20 to 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ मतलब प्रिवलेंस है, जो इंडियन पॉपुलेशन में उसका प्रिवलेंस है जो ऑलरेडी है। बट कुछ जो एलर्जेंस या फिर नॉर्मल सब्सटेंस है उसके बारे में बताऊँगा तो फिर कि जैसे कुछ अपने जैसे आपने बोला कि जैसे घास पे चलने से या फिर ऐसा कुछ, वो रैशेस। नॉर्मल कंडीशन है जिसको बॉडी रिएक्ट कर रही है। हाँ, तो वो उसको हम एलर्जी जैसे बोलेंगे, लाइक एलर्जी टर्म तब यूज़ होगा। कॉमन एलर्जेंस कौन कौन से होते हैं आमतौर पर? कॉमन एलर्जेंस जो मोस्ट कॉमन अपने यहाँ पे है कि डस्ट के जो डस्ट एक्सपोजर, जो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि हम डस्ट में गए तो हमें सर्दी छींके या फिर कान में खुजली या स्किन पे रैश, ऐसे सब चीज़ें उनको फील होती है, वो एक कॉमन काइंड ऑफ डस्ट, एक डस्ट है, डस्ट माइट्स होती है, उसके कारण ये डस्ट एलर्जी होती है। फिर सेकेंड मोस्ट कॉमन एक तो फूड एलर्जी होती है या फिर एनवायरनमेंट में जो अभी जैसे पॉल्यूशन है इनसे भी वो चीज़ प्रोवोक हो रही है, तो वो भी एक काइंड है कि जो नॉर्मल अर्बनाइजेशन में हो रहा है डस्ट एक्सपोजर और बढ़ रहा है, वो भी एक रीज़न अभी नए नए जो मिल रहा है कि एयर जिनके इंडेक्स कारण, क्वालिटी जो है। हाँ, जो एरो एलर्जेंस में हम बोलेंगे कि जो इनहेल करने के बाद जो हमें फील हो रहे वो काइंड ऑफ एलर्जीज होती है। तो वो फूड एलर्जी हो गया, एरो एलर्जेंस हो गए, और जो नॉर्मली हमारे घर में रहता है कि मकड़ियों के जाले होते हैं या फिर हम जब दिवालियों में या कब साफ़ सफाई करते हैं या फिर जो कंबल रखे रहते हैं जो अभी विंटर्स में निकले हैं, तो वो उसमें भी डस्ट माइट्स और डस्ट एक्सपोजर के कारण एलर्जी होती है। और तीसरा मैं बोलूँगा कि ड्रग एलर्जी, जो मेडिसिन्स और जो नॉर्मली जो ओवर द काउंटर लेते हैं लोग अननोइंगली, उनके कारण भी काफ़ी लोगों को उसका एलर्जी होता है। तो ड्रग एक हो गया, फूड एक हो गया, एरो एलर्जेंस हो गया। ये 3 टिपिकल टाइप ऑफ एलर्जेंस है जो नॉर्मली जैसे नॉर्मल लोगों को एलर्जी हो सकती है। जी सर, आप एक इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट भी हो, तो जैसे सीमेंट फैक्ट्री है या कोई और ऐसा जहाँ माइक्रोग्रेनुलर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होता है, तो क्या उससे एलर्जी होने के चांसेस क्या रिस्की है या सेफ है? नहीं, कैसा है, ये उन लोगों को एक मजबूरी होता में है काम कि करना पड़ता हाँ है। वो मजबूरी में है, बेसिकली उनके सब प्लान्स में है कि उन्होंने मास्क रेगुलरली यूज़ हाँ, करना चाहिए, बट प्रिकॉशन। यूजुअली वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है जो नॉर्मल लोग वहाँ पे काम करते हैं या सुपरवाइज करते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो एलर्जी जो रहता है यूजुअली वो हेरिडेटरी होता है, जीन टू जीन इंटरेक्शन होता है, जीन टू जीन ट्रांसफ़र होता है।
बट कुछ जो रहता है कि जीन और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन के होने के कारण भी ऐसे लोगों में मतलब एलर्जिक रिएक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ड्यू टू मतलब एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स बोल सकते हैं इनको, कि डस्ट हो गया, फिर डीजल डस्ट पार्टिकल्स हो गए, तो इनसे भी प्रोवोक होता है एलर्जी होने में। सर जैसे एक एग्जांपल जानता हूँ मैं एक व्यक्ति को जो इवन एक शक्कर का दाना भी खा ले तो उसको छींक आती है, तो इज दैट अ टाइप ऑफ एलर्जी टुवर्ड्स शुगर? या नॉट टूवर्ड्स शुगर वी कैन से, बट जो शुगर जहाँ पे स्टोर हो रही है या प्रिजर्व हो रही है, तो वहाँ पे कुछ तो इंटरेक्शन या मिक्स हो रहा है, या वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें डस्ट का कहीं पे कुछ तो ये हो सकता है, या डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, उसके कारण भी वो चीज़ का एलर्जी हो सकता है। मतलब पीपल टू पीपल वेरी होता है, Vary क्योंकि उसी होता घर में 2-3 लोग रहते हैं, हाँ तो 2 को नहीं होती, 1 को होती है। हाँ, तो वो वैसा ही है कि एक तो हेरिडेटरी पैटर्न होता है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो जिनके फैमिली में ऑलरेडी एलर्जेंस है, अस्थमेटिक पेशेंट है, तो उनके बच्चों में होने के चांसेस 50% है। बट वो वेरी कब होता है, जब एनवायरनमेंट फैक्टर्स में ऐड ऑन होते हैं, तो वेरी होते हैं, किसी को जल्दी सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है, और कुछ लोग नॉर्मली रेजिस्टेंट रहते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं उनमें रिएक्शंस दिखते हैं। सर लेकिन जैसे प्रिवेंशन की बात की हमने, तो और कोई तरीके जैसे मास्क पहन लेना या कुछ मेडिसिन्स वगैरह? मैं एक बात बताऊंगा कि जैसे अभी अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, जो हम अभी जिस टाइप में मतलब गुजर रहे एनवायरनमेंट है हमारा, हाँ। तो एक तो वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जो बेसिक हम जैसे रूरल पॉपुलेशन में देखेंगे, तो वहाँ पे ऐसा हो रहा था कि कांस्टेंट वहाँ पे एलर्जेंस और ये सब का एक्सपोजर रहता था, तो वो लोगों में ये सब चीज़ें होने के कम चांसेस रहते कंपेयर टू अर्बन पॉपुलेशन। तो वो एक है, मतलब वो इम्यून हो गया ऐसे बोल सकते हैं हम लोग? वो काइंड ऑफ अभी इम्यून है, क्योंकि वो कांस्टेंट वहाँ पे वो एनवायरनमेंट है, और उनको एक्सपोजर हो रहा है, बचपन से उनको एक्सपोजर हो रहा है। जैसे रॉ मिल्क पीते हैं हम, अभी पास्चराइज मिल्क पी रहे हैं, तो वो जो एक्सपोजर है वो काइंड ऑफ वहाँ पे हमारा कम हो गया है। अभी पॉपुलेशन के कारण जो हमारे इंटरेक्शंस हो रहे हैं बॉडी के, वो उसको प्रोवोक कर रहा है, इसलिए वो नॉर्मल चीज़ें भी हमारे बॉडी को सेंसिटिव लगती है और बॉडी रिएक्ट करने चाहती है। क्या सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स डिपेंड्स, अभी किसी को सिर्फ नॉर्मल छींके, सर्दी, नाक से पानी बहना, ये चीज़ें हो सकती है, और किसी को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, किन लोगों में होंठ सूज जाना, ज़बान में सूजन आना, बॉडी पर रैश आना, या फिर जैसे जिसको मराठी में बोलेंगे पित्त उमड़ जाता है, ऐसे ये सब चीज़ें देखी जाती है। और एकदम सीवियर काइंड ऑफ कंडीशंस में एनाफिलैक्सिस, जिसमें हार्ट के रेट कम हो जाते हैं, सांस लेने में, सांस की नली को पूरी सूजन आ जाती है, सांस लेने में बिकॉज ऑफ दिक्कत एलर्जी होता है सर? हाँ, ये एनाफिलैक्सिस है, ये एलर्जन का ही पार्ट है। माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशंस में, बेसिक एलर्जी कंडीशंस में, मतलब चीज़ों में, माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में बस सांस लेने में हल्की दिक्कत होना, या सूजन आना, रैश आना, छींके आना, सर्दी होना। और एनाफिलैक्सिस में एकदम सीवियर काइंड ऑफ रिएक्शंस होता है, जिसमें बॉडी के हार्ट रेट कम हो जाते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म होता है, मतलब सांस की नली एकदम सिकुड़ जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो ये एक पार्ट है एलर्जन का, तो जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। बॉडी नेवर नो कि बॉडी कितनी सेंसिटिव, वी कांट प्रेडिक्ट, और वो कब होगी और कैसी होगी वो भी हम उसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो ऐसे पेशेंट्स को कुछ ट्रीटमेंट्स और ये सब और ख़ुद को जान लेने में ही लाइक प्रॉफिटेबल काइंड ऑफ चीज़ है। ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ की बात करें तो क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, एडवांसेस कुछ हुए? हाँ, तो मैं बेसिकली पहले बताऊंगा कि टेस्ट क्या करने चाहिए, कि या फिर पेशेंट कैसे हम कैसे पता कर सकते हैं कि पेशेंट को एलर्जी है या नहीं है। तो बेसिकली हम जो उनकी फैमिली हिस्ट्री रहती है उसके बारे में जानते हैं कि उनकी फैमिली में कितने लोगों को एलर्जी थी, उनके फोर फादर्स और इनमें और बाकी उनके ग्रैंड पेरेंट्स में कितने लोगों को था, फिर उसके साथ में उनके सिबलिंग्स में कितने लोगों को था, उनके मदर फादर को कितना था। सबको अपन एक प्रॉपर एक हिस्ट्री लेने के बाद फिर उनको अपन रूल आउट करते हैं या फिल्टर आउट करते हैं। फिर वो उस अकॉर्डिंग अपन सामने का इवैल्यूएशन चालू करते हैं। फिर उनके सिम्टम्स देखते हैं कि कितने सिम्टम्स हो रहे हैं, वीकली उनका कितना हैम्पर हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी हैम्पर हो रही है, ये सब चीज़ें भी देखते हैं। ऐसे फिल्टर्स कर करके हम आगे जाके फिर उनका ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में बेसिक अपन ब्लड टेस्ट करेंगे, एक सीरम IG लेवल्स होते हैं जो बताते हैं कि बॉडी कितना हाइपर रिएक्ट कर रही है चीज़ों को। बेसिकली उसका पैथोफिजियोलॉजी ऐसा रहता है कि बॉडी में कुछ पदार्थ या सब्सटेंस या फिर एलर्जेंस जब इंट्रोड्यूस होता है तो बॉडी के एक डेंड्राइटिक सेल करके एक नॉर्मल सेल होती है जो उसको इंटरैक्ट करती है कि ये नॉर्मल है, हार्मलेस है या हार्मफुल है।
तो नॉर्मली लोगों को जो डस्ट से, जो मेरे जैसे आप जैसे लोगों को डस्ट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो एलर्जिक होते हैं उनको जो उनके जो सेल्स होते हैं वो बोलते हैं कि ये हार्मफुल है, तो बॉडी उस अकॉर्डिंग उसको रेगुलेट करती है और बोलती है कि ये हार्मफुल है, तो बॉडी फिर रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं। तो उसको जानने के लिए, जहाँ पे डेंड्राइटिक सेल एक्ट करते हैं उसके जानने के लिए अपन एक सीरम आईजी करके टेस्ट होते हैं, वो ब्लड टेस्ट होता है, उसमें तो अपन नॉन स्पेसिफिक रहता है, और एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी सीरम आईजी टेस्ट भी होते हैं जो स्पेसिफिक कौन से एलर्जेंस है वो देखने के लिए किया जाता है। और उसके बाद जो रहेगा कि और एक है कि एलर्जिक रहता है, कोई कोई इयोसिनोफिलिक रहता है। इयोसिनोफिलिक में लाइक एक नॉर्मल बॉडी का ब्लड का एक पार्ट है जिसके कारण भी एलर्जिक रिएक्शन प्रोवोक होते हैं, तो वो चीज़ें भी कॉमनली देखे जाते हैं विथ नॉर्मल एलर्जीज, तो वो चीज़ों को भी रूल आउट करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। और उसके साथ हम ये सब इन विट्रो है, मतलब लैब टेस्ट है, तो ये नॉन स्पेसिफिक भी रह सकती है, ऐसा नहीं कि ये बताएगा कि आपको एलर्जी है, ऐसा डेफिनेट करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर इन वीवो जो रहता है जो कि एग्जैक्टली आपकी बॉडी उसको चीज़ों को रिएक्ट करती है नहीं करती है, कि ऐसा नहीं होता है कि ब्लड में है बट बॉडी उसको रिएक्ट करे, ऐसे नहीं होता है। अगर है तो बॉडी रिएक्ट भी करनी चाहिए, उसके वैसे सिम्टम्स भी डेवलप होने चाहिए। तो उसके लिए अपन गोल्ड स्टैंडर्ड एक टेस्ट है कि स्किन प्रिक टेस्ट होती है, एलर्जी टेस्टिंग बोलते हैं उसको। उसमें अपन एलर्जेंस जो डिराइव्ड एलर्जेंस है उसका किट होता है, वो अपन स्किन पे एक एक ड्रॉप डाल के उसको चेक करते हैं कि बॉडी उसको रिएक्ट कर रही नहीं कर रही अकॉर्डिंग टू योर हिस्ट्री, जो एक्सपोजर हो रहा है। तो ये इंस्टेंट पता चलता है, इंस्टेंट विद इन 15 मिनट्स कि आपकी बॉडी उसको एलर्जन है नहीं है, एलर्जिक है नहीं है, वो इंस्टेंटली आपको 15 मिनट्स में बता देता है कि आपको ये चीज़ का एलर्जी है नहीं है, ये डेफिनेट हो जाता है। ऐसे नहीं होता है जो लैब टेस्ट में होता है, यूजुअली क्या होता है वो पैन ऐसा होता है कि उसमें सिर्फ सेंसिटिविटी पता चलता है, बट आपकी बॉडी उस चीज़ों को रिएक्ट कर रही नहीं कर रही ये पता नहीं चलता है। तो इनकेस अपना जो स्किन प्रिक टेस्ट नहीं करते, यूजुअली वो प्रिक करना है तो लोग थोड़े से डर जाते हैं या फिर पैनिक करेंगे, वो नहीं करना चाहते, तब अपन नॉर्मल ब्लड टेस्ट में करके उस अकॉर्डिंग अपन प्लान कर सकते हैं। और जो लोगों को अगर एग्जैक्टली पता ही करना है तो उनके लिए प्रिक टेस्ट होता है, वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। उसके बाद अपन प्रोवोकेशन टेस्ट करते हैं, मतलब जैसे किसी को डर्माटाइटिस है या कुछ है, उनमें भी प्रोवोकेशन होता है। किसी को फूड एलर्जी होगा तो उसको अपन उस जो एलर्जेंस है उसका मिनिमल डोज जो रहता है वो दे के अपन में देखेंगे कि क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, वो भी एक प्रोवोकेशन होता है। साइमल्टेनियसली अगर पेशेंट अस्थमा का है तो उनमें अपन एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, पीएफटी। उसमें भी पता चलता है कि सांस की नली को सूजन है या कैसी है, और मेडिसिन देने से कितना उसका रिवर्ट बैक होता है, वो चीज़ भी उस टेस्ट में पता चलता है। काइंड ऑफ वो रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट से ही है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्ट कर रहे, बट पेशेंट को भी उसके साथ पता चल सकता है कि उसको क्या हो रहा है और मेडिसिन लेने के बाद उसको क्या हो सकता है, स्पेसिफिक है। वैसे नेजल में जैसे राइनाइटिस होता है, नाक बहना, छींके आना, सुबह उठते ही छींके आना, पोलन ग्रेन्स होता है जो सीजनल होता है, जैसे अभी फेब में आएगा जैसे धूलिवंदन, और तो उसमें जो पराग के कण निकलते हैं, पोलिनेशन होता है, तो ये सब चीज़ें वो सीजनल रहती है, उससे भी अपन रूल आउट करते हैं। बेसिकली अपन उससे रूल आउट करते सिम्टम्स को, या मॉर्निंग में हो रहा है या फिर ऐसे, तो उसके रूल आउट करते हैं। बट जो स्पेसिफिक टेस्ट है लाइक एसपीटी होता है, स्किन प्रिक टेस्ट, और दूसरा बोले तो फिर एक तो प्रोवोकेशन टेस्ट, फिर अस्थमा के लिए पीएफटी होता है, और साथ ही साथ फेनो टेस्ट होता है जिसमें इन्फ्लेमेशन कितना है शरीर में वो पता करते हैं, या एयरवेज में। मेडिकल साइंसेस ने काफ़ी एडवांसेस किए सर, तो क्या क्यूरेबल है? क्योंकि आज भी सुना है कि लाइफ लॉन्ग रहता है, क्यूरेबल नहीं है। हाँ, बेसिकली क्यूरेबल इज़ लाइक कितने जल्दी हम उसको पहचानते हैं। कुछ चीज़ें जैसे मैंने बोला कि अवॉइडेबल होती है, कुछ अनअवॉइडेबल एलर्जेंस होते हैं। अवॉइडेबल में काइंड ऑफ फूड जो अपन खाना खाते हैं वो तो पता है अपने को, इससे हम कुछ दिक्कत जाती है तो हमने वो अवॉइड करना है, तो वो तो उससे फिर एलर्जी आपको नहीं होगी। और अभी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं या जो प्रिपेयर होते हैं उसमें भी लिखा रहता है कि ग्लूटेन फ्री है ये सब्सटेंस, या फिर प्रिपेयर्ड इन द सम काइंड ऑफ फैक्ट्री जहाँ पे ऑलरेडी और बाकी के प्रोसेस फूड बन रहे, ऐसे डिमार्केशन अभी आ रहा है, तो उससे भी अपन अवॉइड कर सकते हैं कि ये ऐसा प्रोसेस्ड हुआ है तो इसको अपन अवॉइड करेंगे, इससे अपने को एलर्जी है तो हम अवॉइड कर सकते हैं। अनअवॉइडेबल में जैसे अपन बोलेंगे कि पोलिनेशन हो गया, डस्ट हो गया, ये सब जो है अनअवॉइडेबल काइंड ऑफ है, इसको अपन अवॉइड नहीं कर पाते क्योंकि ये नॉर्मली अपने एनवायरनमेंट में है, प्रेजेंट है, तो उस अकॉर्डिंग अपन ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। जैसे अनअवॉइडेबल है, डस्ट है, तो डस्ट के अकॉर्डिंग अपन और एक बोलूँगा कि जितना अर्ली अपन इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उतना उसका रिजल्ट प्रॉपर होता है। नहीं तो बेसिक जो सिम्टम्स आ रहे हैं बस सिम्टम मैनेजमेंट रहता है इसमें,
विथ एज वही कर सकते और कुछ नया नहीं कर सकते। और यंग एज में है पेशेंट्स तो उसमें अपन जैसे अपन ने जो स्किन प्रिक टेस्ट बताया था तो उसमें अपने को पता चल गया कि अपने को इस चीज़ की एलर्जी है, उस अकॉर्डिंग अपन इम्यूनोथेरेपी प्लान्स करते हैं। इम्यूनोथेरेपी इज़ बेसिकली जो एलर्जेंस का मिनिमल डोज रहता है, हम रोज़ या उसमें भी 2 पार्ट्स है। उसमें हम पेशेंट्स को रोज़ उसको स्टिमुलेट करते हैं कि ओवर द पीरियड बॉडी उन चीज़ों को नॉर्मलाइज समझे, रेजिस्टेंट हो जाए और रिएक्ट ना करे। तो इम्यूनोथेरेपी एक प्लान ऑफ ये है, ट्रीटमेंट है, जिसमें अपन अराउंड 2 to 5 ईयर्स तक के उसका ट्रीटमेंट चलता है और उसके बाद ही पता चलता है कि ये पेशेंट रेमिशंस में गए कि नहीं गए। तब तक कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जो सिम्टम्स पता चलेंगे कि आफ्टर ट्रीटमेंट की कितना कम होगा, क्या हो गया, तो उनकी बॉडी रेजिस्टेंस हो जाती है उन सब चीज़ों के लिए। उसमें भी 2 पार्ट होता है कि अभी जो रिसेंट में आया है कि अपन ओरली लेते हैं, ड्रॉप्स रहता है, ड्रॉप्स नॉर्मल आई ड्रॉप्स जैसे ड्रॉप्स होते हैं जो वीकली ट्वाइस अ डे लेते हैं अपन। और ऐसा अपन टिल लाइक फर्स्ट 6 मंथ दूसरे डोज होते हैं, फिर 6 मंथ्स के बाद डोज चेंज होते हैं, बट वही सेम रहता है कि ट्वाइस अ वीकली यू नीड टू टेक ड्रॉप्स। तो वो आप घर में कभी भी ले सकते हैं। पहले अर्लियर इंजेक्टेबल्स रहते थे, अभी यूजुअली उसका चलन थोड़ा कम है कंपेयर टू ओरल ड्रॉप्स, क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल है, पेशेंट अपने घर पे ले सकता है। और उसमें मोडालिटी में मैं बोलूँगा कि रिसेंट में कि जो आईजी रहता है, मतलब एलर्जीज़ जो अपन सीरम आईजी अपन ने जो टेस्ट में बात किए थे तो स्पेसिफिक रहता है, उसको टोटली ब्लॉक करने के लिए कुछ बायोलॉजिक्स है जो ओमालिजुमाब करके इंजेक्शंस वगैरह यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसमें 3 to 4 डोज अपन पेशेंट्स को देते हैं, उसके बाद उसका रेमिशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ये सब चीज़ें जो मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है, अगर आपको यानी टोटली ही एलर्जी फ्री रहना है उसके लिए, तो वो यंग एज में अगर करते हैं तो ही वो यूज़फुल है। आफ्टर 30-35 इट इज़ लेस लाइकली टू लाइक वो आपको हेल्प करेगा, बट ट्राई कर सकते हैं, बट लेस लाइकली कि वो रिज़ल्ट उनका जो आना चाहिए वो आएगा। और जो रहेगा सिम्टम, बेसिक सिम्टम मैनेजमेंट रहेगा। अगर अस्थमेटिक पेशेंट है तो उसको ओरली अपन एक तो वही है कि अगर बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है तो स्टीरॉइड देना पड़ेगा, या फिर उसको इनहेलेशन में स्टीरॉइड देने की ज़रूरत पड़ेगी। और बेसिक जो बाकी राइनाइटिस और ये सब पेशेंट्स है उसमें अपन एंटीहिस्टामिनिक्स जो ड्रग्स रहते हैं, जो बेसिक जो रिलीज़ होता है बॉडी में हिस्टामिन्स, जिसके कारण रिएक्शंस होते हैं, उसको ब्लॉक करने के लिए एंटीहिस्टामिनिक्स देते हैं। बट उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं कि उसमें पेशेंट मोस्टली जो अपन लिवोसिट्रिजिन या सिट्रिजिन जो बोलते हैं वो एंटीहिस्टामिनिक्स में आते हैं, बट उसमें पेशेंट को बहुत सुस्ती रहेगी, फिर वो इन मतलब डे टू डे लाइफ में वो इतने अलर्ट नहीं रह पाएंगे, तो वो सब उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये चीज़ें हैं। और रिसेंट मॉडलिटी और दो काइंड ऑफ बायोलॉजिक्स एक यूज़ है और अपना इम्यूनोथेरेपी एक है। 2 काइंड ऑफ अपने पास ऑप्शंस है टू तो सर अवॉइड। मतलब हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ये कंट्रोल कर सकते हैं हम, लेकिन क्यूरेबल नहीं है, ऐसा कह सकते हैं? लेस लाइकली क्यूरेबल, डिपेंड अपॉन योर एज। अगर अर्ली एज में या हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो चांसेस है कि रिमिशन में चला जाए या फिर बॉडी उस चीज़ को रेजिस्टेंट हो जाए। और एक बोलूँगा कि जैसे प्रोबायोटिक्स नॉर्मली अपन जो ये चलता है कि प्रोबायोटिक्स से क्या होता है, लाइक जिससे हेल्दी गट फ्लोरा बनता है, जिससे हेल्दी बैक्टीरियाज बनते हैं, उससे भी जो इन्फ्लेमेशन और ये सब होने वाले जो चीज़ें हैं बॉडी में, साइटोकाइन जो रहते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में, रिएक्शंस होते हैं, या फिर उसको कम करने के लिए अपन प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं। तो वो भी यंग एज में अगर अपन प्रोबायोटिक्स देते रहे तो बॉडी थोड़ा सा अपना इम्यूनिटी मॉड्यूलेट हो जाता है, तो दैट कैन ऑल्सो हेल्प इन द कंट्रोलिंग योर एलर्जिक सिम्टम्स। ये सब प्रिकॉशंस लेने के बाद भी, नॉलेज बढ़ने के बाद भी, मेडिकल साइंस में एडवांस होने के बाद भी आज भी एलर्जी के केसेस ऑन द राइज है, तो क्या कारण हो सकता है कि इतना नॉलेज होने के बाद भी हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं? नॉलेज है बेसिकली, सब लोग जो पेशेंट्स है वो सिर्फ सिम्टम मैनेजमेंट के पीछे जाते हैं, वो रूट कॉज के बारे में नहीं जानना चाहते हैं। उनको लगता है कि जो सिम्टम्स है वही है, और बेसिकली बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं रहती कि और क्या ऑप्शंस है। और अभी ऐसा है कि मैंने जैसे फर्स्ट हाफ में बोला था कि अर्बनाइजेशन और डस्ट एक्सपोजर और ये सब चीज़ें उसको हेल्प आउट कर रही है एलर्जेंस को, जीन को, कि और मतलब प्रिवेलेंस बढ़ रहा है इन सब चीज़ों के कारण। मैं एलर्जी के बारे में पढ़ रहा था, जहाँ एक नया वर्ड सुनने को मिला, एलर्जी सीजन। ये क्या होता है? एलर्जी सीजन जैसे मैंने बोला है कि अभी पोलिनेशन होगा, जैसे अभी धूलिवंदन आएगा, अभी जैसे अच्छा। पोलिनेशन होगा, तो उसके कारण क्या वो जो पोलन ग्रेन्स के अगेंस्ट जो लोग मतलब सेंसिटिव है, तो उनमें वो सिम्टम्स डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
और एक रहता है कि उसमें हे फीवर एक रहता है कि जो जैसे रॉ डस्ट रहता है अपना जो एग्रीकल्चर में निकलता है आफ्टर प्रोसेसिंग द ये, तो उसके कारण भी लोगों को होता है। साथ ही साथ मैं ये बोलूँगा कि कुछ मंडे फीवर काइंड ऑफ ये भी चीज़ें रहती है कि लोग नॉर्मली सैटरडे को जब ऑफ रहता है तब सैटरडे को नॉर्मल हो जाता है, सैटरडे संडे नॉर्मल रहते हैं, जैसे फिर से अपने काम पे लौटते हैं मंडे को फिर से उनको सिम्टम्स डेवलप होते हैं, डैट इज़ कॉल्ड मंडे फीवर। सो ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं एलर्जिक के। उसके साथ साथ ये पूछना चाहूँगा जैसे कोई पर्टिकुलर एज रहता है बच्चों का कि वहाँ से डेवलप होता है या कुछ कंजेनाइटली रह सकता होगा या आगे चलकर डेवलप होता है? तो इसका ऐसा है कि ये हेरिडेटरी से मोस्ट ऑफ द टाइम हेरिडेटरी होता है, 50% चांसेस रहता है कि आपके फैमिलियल होगा, तो वो एक चीज़ है। तो यंग एज में ही मिलना शुरू हो जाता है, एलर्जिक सिम्टम्स रहते हैं पेशेंट्स को, फ्रॉम 2 to 5 ईयर्स ये थोड़ा दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये यंग एज में ही होता है। आफ्टर लेट ऑनसेट भी एलर्जिक रिएक्शन एलर्जिक लाइक डिसीजेस होती है कि आफ्टर 20 आफ्टर 30 ऐसे भी पेशेंट्स में ड्यू टू सेम जीन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन के कारण हो सकते हैं। उन लोगों में भी सिम्टम्स तब डेवलप हो सकते हैं कि अर्लियर उनको कुछ नहीं था और बाद में डेवलप होता है। यूजुअली अपन जो यंग एज पेशेंट्स होते हैं टिल द एज ऑफ 16-17 को मॉनिटर ही करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि उनका परसिस्टेंट रहने वाला है या नहीं। यूजुअली ओवर द पीरियड विथ एज इम्यूनिटी मॉड्यूलेट हो जाती है, तो उसके कारण काफ़ी जो बच्चे रहते हैं उनमें ये चीज़ें कंट्रोल में आ जाती है। मतलब एज इज वन फैक्टर आप कह सकते हो? एज इज़ नॉट अ वन फैक्टर बट कैन बी लाइक अपन को हमें उसे तो बस मॉनिटर ही पोटेंशियल सोर्स। उसके साथ साथ सर आपने कुछ टैबलेट्स वगैरह की बात की? हाँ, मैंने मेडिसिन जो बोला है कि एक तो एंटीहिस्टामिनिक्स होता है सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, जो रिएक्शंस हो गए उसको रिएक्शंस को रोकने के लिए, एक तो एंटीहिस्टामिनिक्स होती है, फिर बाद में स्टेरॉइड्स होती है, ओरल स्टेरॉइड्स होती है। ये 2 ड्रग यूजुअली अपन देते हैं जब अगर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। कितना समय लगता है सर एलर्जी क्योर होने में, कि सीजनल रहता है? ये तो इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी, आपकी बॉडी उन चीज़ों को कैसे रिस्पॉन्ड करती है, आपकी बेसिक इम्यूनिटी कैसी है, आपकी एनवायरनमेंट कैसा है, इन सब चीज़ों पे आपकी एलर्जिक रिएक्शंस और एलर्जी का टेंडेंसी डिपेंड करता है। कई सारे लोग एलर्जी है तो फिर सीधा मेडिकल शॉप पे चले जाते हैं, अक्रॉस द काउंटर कोई टैबलेट मेडिसिन ले लेते हैं। क्या एडवाइस दोगे आप? इज इट सेफ? इट इज़ नॉट सेफ। वो तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको बीमारी के बारे में पता ही नहीं है, आप सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ रह रहे हैं, बट जो ओवर द काउंटर जो मिलता है और या फिर जो देने वाले लोग उनको भी इतना नॉलेज नहीं है, तो बेसिक ड्रग्स आपको थमा देते हैं, बट वो ड्रग्स आप एक लिमिट तक ही यूज़ करोगे क्योंकि उसके बाद वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हैम्पर करना शुरू कर दे। रिस्क है, रिस्क काइंड ऑफ आप ड्राउजीनेस है, आपके सीरियस पे एक्ट कर रहा है, ऐसे ड्रग्स है वो, तो आप थोड़ा सा ड्राउजी फील करोगे या फिर हमेशा आप एक एनजाइटी काइंड ऑफ डेवलप हो जाता है कि मुझे हमेशा हो रहा है, ये सब चीज़ें रहेगी उसमें। तो ओवर द काउंटर ड्रग्स वैसे भी हार्मफुल होते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता है कि वो किस चीज़ को एलर्जी। नॉर्मल एक बेसिक पेन किलर से भी बहुत सीवियर काइंड ऑफ रिएक्शंस होते हैं, और एनाफिलैक्सिस अगर रिएक्शन होता है तो पेशेंट को एडमिट करना है और जान का धोखा भी रह सकता है। ऐसे काफ़ी पेशेंट देखते हैं हम लोग कि ओवर द काउंटर सिर्फ एक पेन किलर लेते हैं जस्ट फॉर बॉडी एक, उसके बाद वो सडन उनको एक रिएक्शंस होते हैं और उसके लिए उनको एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। किस टाइप के फूड से सर जो एलर्जी कॉज कर सकता है? ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जो शो है बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं। फूड स्टफ में मैं बोलूँगा जो नट्स होते हैं, जो अपन जैसे कैशू नट्स हो गया, आलमंड्स हो गया, या पीनट्स हो गया, ये बेसिक मोस्ट कॉमनली ये होता है नट्स में होता है, फूड्स में। फिर जो स्टोर्ड होता है, फिर जैसे अपना साबूदाना, सैगो सीड्स, ये सब चीज़ों में भी एलर्जिक रहने के चांसेस है। जो भी प्रोटीन या फिर लिपिड ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो उसको बॉडी रिएक्ट कर सकती है, वो एज ए एलर्जन बिहेव कर सकता है। ये हो सकता है सर कि शुरू में मेरे को एलर्जी किसी चीज़ की नहीं थी लेकिन अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो क्या कॉजेस फैक्टर क्या हो सकते हैं? वही मैं बोला कि बॉडी कौन मतलब नॉर्मली किस चीज़ को रिएक्ट करेगी, किस चीज़ को सेंसिटिव फील करेगी, एज रिलेटेड है। और वही है कि आपका ओबेसिटी भी हो सकता है, फिर कोमॉर्बिड कंडीशंस जैसे डायबिटीज़ हो सकता है, ये सब चीज़ें भी उसको एक बढ़ावा दे सकती है अपने नॉर्मल चीज़ों को मतलब एलर्जिक बिहेव करने में। कितना फेटल हो जाता है सर इफ़ नॉट टेकन केयर? बहुत फेटल होता है,
पेशेंट यूजुअली जैसे मैंने बोला कि एक सीवियर काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन मतलब एनाफिलेक्सिस, जिसमें हार्ट रेट कम हो जाता है, सडन ड्रॉप हो जाता है, उसमें फिर सांस को लेने में दिक्कत हो जाती है, वो सब रिवर्स करने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो बहुत ही फेटल है। साथ ही साथ कुछ ड्रग जो करते हैं, जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स है जो ड्रग के कारण होते हैं, जिसमें अपने जो नॉर्मल ओरल म्यूकोसा है या फिर जो नॉर्मल स्किन है वो उसको सड़ जाना, ऐसा सब भी होता है। ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं बॉडी में। Why should one go to Swastham hospitals? स्वास्थ्यम हॉस्पिटल बेसिकली एक अम्ब्रेला है जिसमें काफ़ी स्पेशलिटीज़ है, और अकॉर्डिंग टू पेशेंट का सब कुछ एक ही जगह पे इवैल्यूएशन हो सकता है। सब बेसिक मतलब अपने पास काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, टेक्निक्स है, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। एक्सपर्ट लोग हमारे पास अवेलेबल है, तो इन केस उनका क्रॉस रेफरेंस लगता है तो इजी फॉर द पेशेंट कि एक ही जगह पे सब चीज़ें हो सकती है। ऐसा नहीं होता है कि पेशेंट अस्थमैटिक है तो उसको कार्डियक चीज़ें नहीं हो सकती है। काइंड ऑफ दोनों चीज़ें एक दूसरे को ओवरलैप करती है, तो वो चीज़ें वहाँ पे इवैल्यूएशन करने में ईजी पड़ जाती है ऐसे इंस्टीट्यूट्स में। तो एक बेटर सेंटर है जो लोगों को हेल्प कर सकता है। ज़्यादातर एक टेक होम मैसेज क्या रहेगा सर? टेक होम मैसेज के बदले आप अगर डूज एंड डोंट्स बता दो कि दैट इज़ फेयर इनफ। डूज एंड डोज में बेसिकली जैसे मैंने बोला कि अभी जो एनवायरनमेंट है, तो अगेंस्ट एनवायरनमेंट प्रिवेंशन इज़ बेटर। उनको तो हम हेल्प आउट नहीं कर सकते, तो मास्क जो पेशेंट्स हैं जिनको एलर्जिक सिम्टम्स डेवलप होते हैं या पास हिस्ट्री है उनको इनसे दिक्कत है, तो उन लोगों ने एटलीस्ट अपना मास्क और मास्क पहन के बाकी चीज़ों में रहना चाहिए, और जहाँ पे एक्सपोजर हो रहा है वहाँ पे वो अवॉइड करना चाहिए, और इम्यूनिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए, बेसिक हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा खुद को फिज़िकली वेल बींग की तरफ देखना चाहिए, और साथ ही साथ कुछ वैक्सीनेशंस और ये सब होते हैं रूटीन वैक्सीनेशन जो एडल्ट में भी प्रिस्क्राइब होते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में भी एलर्जी के भी वैक्सीन होते हैं? एलर्जी के अगेंस्ट नहीं होती, बट बेसिक आपकी इम्यूनिटी मॉड्यूलेट करने के लिए वो सब चीज़ें हेल्प आउट करती है। जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है जो स्वाइन फ्लू और बाकी इन्फ्लुएंजा के लिए होते हैं, और बाकी भी वायरल इन्फेक्शन के कारण उनके क्रॉस एंटीजेनिक इफेक्ट होता है, तो उसके कारण अपनी इम्यूनिटी बेटर रहती है। तो ये सब अपन नॉर्मली लेंगे तो फिर वो हेल्प आउट कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी बेटर रखने के लिए। तो एडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में जानना चाहिए। फिर और थोड़ा सा भी आपको फील होता है कि आपको इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, तो बेटर है कि आपने एक डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए, कंसल्टेशन करना चाहिए, रादर देन एक आपने लिवोसिट्राजिन या ऐसे कुछ ड्रग लेने के पहले। थैंक यू सो मच सर, Thank you. प्लेजर टॉकिंग टू यू।